क्यों सेनेट का इलेक्शन इंपॉर्टेंट था, इन्होंने क्यों इतना ज्यादा जोर लगाया, पता होते हुए कि पैसा चलना है सीक्रेट बैलेट में, ये क्यों सब इकट्ठे होके इन्होंने कोशिश, ये पूरा ये जो ड्रामा किया है। अगर ओपन बैलेट हो जाती तहरीक इंसाफ को तो हमें इतनी सीटें मिलनी थी जितनी मिली है सेनेट। हमारा तो ये जो कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ा कोई मार्का मार लिया, हमें तो उतनी सीटें मिल गई, हम तो सबसे बड़ी पार्टी बन गए सेनेट में। लेकिन इन्होंने जो सारा ड्रामा किया है वो एक हफीज शेख की सीट के ऊपर, और सारा जो पैसा लगाया है, जो यूसुफ रजा गिलानी का पैसे बांट रहा था शाम को, लोगों की ज़मीर खरीद रहा था, और वो जो मैंने जब अपने MNA से जब मीटिंग की, हमारी ख्वातीन ने हमें बताया कि जी हमें कॉल करके ऑफर्स मिल रहे थे। कोई हमारी पुरानी PTI की वो कॉल करके कह रही थी 2 करोड़ से बोली लग रही थी। अब मैं इलेक्शन कमीशन से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, कोई आइन इजाजत देता है चोरी करने की, रिश्वत देने की कोई आइन इजाजत देता है जो 30 साल से हो रहा है? फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के, आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है जिधर पैसे दे के कोई सेनेट बनता है? ये जमहूरियत है? जमहूरियत का तो मतलब होता है इलेक्शन से लोग ऊपर आते हैं, ये पैसे दे के ऊपर आने का ये जमहूरियत है? दूसरा मुझे बताएं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारा एक नौजवान आबादी है, अब हम क्या उनके लिए मिसाल सेट कर रहे हैं? सारे मुल्क के सामने पैसे चल रहे हैं, वो वीडियो चल रही है पैसे की। उससे पहले वीडियो चली जो 2018 के इलेक्शन में कि जनाब वो MPs करोड़ों रुपया ऐसे ऐसे करके बैग्स में डाल रहे हैं। वो कुछ कोशिश की? क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? सारी एजेंसीज आपके नीचे हैं, सबके सामने ये तमाशा हुआ। मुझे ये बताएं कि जब एक मुल्क की लीडरशिप, ये लीडरशिप है सेनेट की, जब ये रिश्वत देगी और रिश्वत लेगी तो आप क्या कहेंगे कि पटवारी और थानेदार वो ठीक हो जाएगा? क्या आप कहेंगे बाकी लोग ठीक हो जाएं लेकिन लीडरशिप रिश्वत दे? एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब ऊपर आप करप्शन की इजाजत दे रहे हैं और आपके सामने हुई है और आपको पता तो होनी है। मैं कहता क्या, मैंने इलेक्शन से पहले कहा कि रेट्स लग गए लोगों के, बोलियां लग रही हैं। आपको मौका जब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। इससे क्या हुआ? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आज क्या हमारी जमहूरियत ऊपर गई है नीचे गई है? जो आपने मुल्क की मोरालिटी, इखलाकियात को नुकसान पहुंचाया कि ये जो ओपन हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या इससे फर्क पड़ा? मुझे बताएं। ये एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, इस्लामी फलाई रियासत। ये अल्लामा इकबाल ने कहा था मिसाल बनेगी मुसलमान दुनिया के लिए। मुझे बताएं ये अपने नौजवानों को आप क्या बताएंगे इस सारे मुल्क के सामने? और ये कितना पैसा चला है, ये अभी तो ये तो सामने आ गया ना आपका वीडियो। आपको ये नहीं अंदाजा कि कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, किस तरह लोगों ने अपने जमीर बेचे हैं पैसा बनाने के लिए, किस तरह हमारी पॉलिटिक्स को करप्ट किया गया है। जो करोड़ों रुपया खर्च करके सेनेटर बनेगा वो हातम ताई है, वो आके मुल्क की खिदमत करेगा, वो ये पैसा किधर से रिकवर करेगा? कहते हैं जी कि देखिए जी करप्शन बड़ी बढ़ गई है। कभी कानून से भी कोई करप्शन खत्म हुई है? मुझे बताएं, कभी कोई कानून बना के या लॉ एनफोर्समेंट से करप्शन खत्म हो सकती है? करप्शन एक माशरा खत्म करता है, एक कौम मिलकर करप्शन खत्म करती है। जब एक कौम एक मैसेज देती है जो करप्शन करेगा, रिश्वत देगा, वो हमारे में से नहीं है, उसको लोग शादियां नहीं करवाएंगे उन घरों में, उनको वोट पार्टीज पे नहीं बुलाएंगे। यहाँ करप्ट लोगों को आप मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँ, हमारे वो मीडिया के लोग, मैं इनसे सवाल पूछता, बड़े साहब अदालत में जाते हैं, अदालत में जाके कहते हैं कि जी वो नवाज शरीफ को तकरीर करने की मौका देना चाहिए, वो नेल्सन मंडेला तकरीर करेगा, मुल्क को पता नहीं क्या फायदा होगा। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट, एक मुजरिम झूठ बोल के मुल्क से भागा हुआ, जिसके ऊपर अरबों रुपए की चोरी, उसके बेटों के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे रह रहे हैं लंदन। मुल्क से क्यों भागे हुए जी? हम बरतानी सिटीजन हैं। वो तो जी बकिंगम पैलेस में पैदा हुए थे ना, किधर से पैसा आया उनके पास? ये यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर बैठे हुए हैं, वो बाहर बैठा हुआ है, उसका मुंशी जो दामाद है वो बाहर बैठा हुआ है, उनके बच्चे बाहर बैठे, सारे अरबोपति हैं, कोई जवाब। और यहाँ हमारे सहाफी कह रहे हैं कि जो उसे तकरीर करने का मौका दे,
वो कोई जेल से निकलता है अरबों रुपए की करप्शन के चार्ज, वो जाके फूल फेंक रहे हैं लोग उसके ऊपर। मुझे ये बताएं कैसे करप्शन खत्म होगी? जब आप माशरा जब इन करप्ट लोगों को एक्सेप्टेबल कर देगा, ये खुले आम जब यूसुफ रजा गिलानी ये जब बनेगा सेनेटर और वो पैसे चला के और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे जी हो जी जमहूरियत है बड़ी आ गई, ये सिर्फ मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमें फिक्र है अपने आने वाले बच्चों की, अपनी जनरेशन्स की, अपनी नस्लों की, कि क्या हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके लिए। मैं अपनी सारी कौम से पूछता हूँ कि अगर आप इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे जो बड़े बड़े डाकू, क्या इमरान खान की अकेले की जिम्मेदारी लगी हुई है कि इनके पीछे पड़ा रहे? ये आप सबकी जिम्मेदारी है। इस सिंगापुर के अंदर जब एक वजीर ने चोरी की, करप्शन की, ली कुआन यू जो उनके प्राइम मिनिस्टर का सबसे करीबी था, उसने जब उसको सजा दिलवाई उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसे पता था माशरे में अब मेरी जगह खत्म हो गई है। उसको माशरे में हाल नहीं डालेंगे, फूल नहीं फेंकेंगे कि नैब से बाहर आ रहे जी फूल फेंक रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा कि इसने कितनी करप्शन की है। मेरे पाकिस्तानियों देखें, ये आपके ऊपर है। क्या आप अपने मुल्क को ऊपर ले जाना चाहते हैं या इन चोरों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? हम आज इसलिए यहाँ हैं कि हमने चोरी एक्सेप्ट की, चोरों को एक्सेप्ट किया। हमने उन लोगों को जब हमें पता होते हुए कि इन्होंने आपका पैसा मेरा तो नहीं पैसा चोरी हुआ, ये जो पैसा बाहर गया ये मेरा तो पैसा नहीं बाहर गया, ये हमारा पैसा बाहर गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर पैसा बनाते हैं, हर चीज के ऊपर। सड़क जो बननी होती है 1 अरब रुपए में, वो बनाते हैं 1.5 अरब रुपए में, बाकी पैसा इनकी जेब में। और वो सारा आप सारी कौम जो हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, पीछे तो जाइए कर्जे चढ़े कैसे हैं? कौन सी कौम आगे बढ़ सकती है? एक मुझे कौम बताए, एक मुल्क बताए, एक मुझे मुल्क बताएं जिसके प्राइम मिनिस्टर और वजीर चोरी कर रहे हो और वो मुल्क तरक्की कर रहा और खुशहाली हो। और जो मुल्क सजा और जजा नहीं करता, ताकतवर को सजा नहीं देता, वो ताकतवर जो मर्जी करे, वो अच्छा वो बदकिस्मती से उनको वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है। जेलों में भी वो वीआईपी है। उन्होंने अरबों की चोरी किया, वो बेचारा गरीब आदमी ने कोई किसी की भैंस उठा ली कुछ, वो उसका हाल देखे और इन वीआईपी का हाल देखे। कौम करप्शन से लड़ती है, कानून अकेला करप्शन नहीं खत्म कर सकता। इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे और मैं, क्योंकि मुझे कुर्सी बड़ी अजीज है, तो मैं इनको कहूँगा कि जी हाँ जी ठीक है, मैं आपको एनआरओ दे देता हूँ, यानी आपके जितने केसेस ने आपको ख़त्म कर देता हूँ। मैं परसों कॉन्फिडेंस पोषण ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना, ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। लेकिन खुफिया तौर पे हाँ जी हम आपके लिए वोट करेंगे, पैसे लेके किसी और को वोट करें, आप अपनी आखिरत तबाह करते हैं। खौफ खुदा होना चाहिए आपको, ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है, हमेशा फिक्र किया करें अपनी आखिरत की। तो मैं कॉन्फिडेंस लूंगा जाके अपनी असेंबली से, और मैं आपको ये बता दूं, ये अब मैं ज़रा मुखातिब हूँ, ये जो सारे पीडीएम के जितने ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े क्या है ये जो भी हैं, आप सबको मेरा ये पैगाम है, देखें मुझे अगर पावर मिली जाती है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कोई फैक्ट्रियाँ बनाई हैं आके, मैंने कोई अपने रिश्तेदारों को कहीं बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, मैं तो कोई बाहर जाके यहाँ पैसे निकाल के तो बड़े बड़े कोई मेफेयर में मैंने कोई बड़े बड़े घर ले लिए, मैं तो अपने घर में रहता हूँ। स्वाय हुकूमत का मेरे ऊपर पैसा एक ट्रैवल पे और एक सिक्योरिटी पे, उसके अलावा सारे खर्चे मैं अपने बर्दाश्त करता हूँ। सारे मेरे ट्रैवल देखे जब मैं बाहर गया हूँ 10-10 गुना कम पैसा खर्च किया मैंने ट्रैवल में, क्योंकि मुझे ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे खौफ खुदा है, मेरे मुल्क में भूख है, मुश्किल वक्त से मुल्क गुजर रहा है, मैं अपने मुल्क का पैसा बचाता हूँ। मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इक़्तिदार में ना हूँ, कोई मेरी जिंदगी में नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। ये जो कौम है ये अपना जब मुल्क का पैसा चोरी होता है उसको बचाने के लिए निकलेगी, चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती, जो आपने जितनी कोशिश कर लिया। मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी को। मुल्क के लिए जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए अपने मुल्क के अंदर ये लोग जो कि मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूं, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह इस मुल्क को बड़ा अच्छा वक्त दिखाने वाला है। मुझे ये मेरा ईमान है कि ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा, और ये बनेगा ही तब
जब ये सारे बड़े बड़े डाकू जेलों में हो गए। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं ये जो सेनेट का इलेक्शन अभी हुआ है, इसके ऊपर मैं अपनी कौम से बात करना चाहता हूँ। ये सेनेट का इलेक्शन इसलिए ज़रूरी, अब इसके मुतालिक अपनी कौम को बात करना और समझाना, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे मुल्क के मसले मसाइल हैं, वो जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है, वो अगर आप समझ जाएं तो वो सारे मुल्क के मसले मसाइल इधर से आपको समझ आती है जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ। सबसे पहले हम कुछ 6 साल पहले तहरीक इंसाफ ने सेनेट में हिस्सा लिया, जब पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट थी, तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि सेनेट के इलेक्शन में तो पैसा चलता है, और अभी से नहीं, ये 40 साल से सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। जो सेनेटर बनता है, जो बनना चाहता है, वो पैसा इस्तेमाल करता है, और वो खरीदता किसको है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। तो मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे पता चला, और तब से मैंने कैंपेन शुरू की। ये क्या मजाक हो रहा है हमारी जमहूरियत के साथ, कि कैसी जमहूरियत है जिसके अंदर मुल्क की लीडरशिप, ये याद रखें, सेनेट के अंदर मुल्क की लीडरशिप आती है, और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनमें से मुल्क की लीडरशिप आती है, इनमें से वजीर बनते हैं, इनमें से वजीर आजम बनते हैं, इनमें से वजीर आला बनते हैं। मुझे तब से हैरत हुई कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, एक सेनेटर रिश्वत दे के सेनेटर बन रहा है, और दूसरी तरफ वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो अपना ज़मीर बेच रहे हैं, पैसे लेके वोट कर रहे हैं, ये कौन सी जमहूरियत है? तो तब से मैंने कैंपेन शुरू की, और मैंने तब से कहा कि इसकी ओपन बैलेट होनी चाहिए। हमारा जब दूसरा सेनेट का इलेक्शन हुआ 2018 में, हमें पता चला हमारे तकरीबन 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिक गए थे। उन्होंने पैसे लेके अपनी वोट बेची, हमने 20 मेंबर्स को निकाला। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये दोनों मेन पार्टीज, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। और फिर बाद में भी इनकी स्टेटमेंट्स आई, इनके बीएमएल के पार्टी लीडर ने भी स्टेटमेंट दी, उसकी भी आई, इनके सीनियर, इनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आई। तो जब ये सेनेट इलेक्शन के ऊपर ये आ रहा था, हमने पार्लियामेंट में अपना बिल भी पेश किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए। हमने फिर जब देखा कि नहीं हो रहा, तो बाकी पार्टीज जो कि कह बैठी थी कि ओपन बैलेट होना चाहिए, जब उन्होंने हमारी हिमायत नहीं की, तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस हुआ। उस केस के अंदर जजेस साहिबान ने बार बार पूछा कि पैसा चलता है, और उसके दौरान एक वीडियो निकलाई जो 2018 में सेनेट इलेक्शन में एमपीज पैसे ले रहे थे, वो वीडियो भी निकलाई, यानी किसी को कोई शक नहीं था। फिर जब ये अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसकी बातचीत चल रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेट के खिलाफ गई, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि आपकी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। और वो सारी पार्टीज, पीटीएम की पार्टी सब इकट्ठी हो गई, सब ने इकट्ठे होके कहा कि नहीं जी सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए, जबकि माजी में ये खुद कहते रहे कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। अब मैं आप सब से ये सवाल पूछता हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि क्या वजह थी? यही पार्टीज पहले चाहती थी कि ओपन बैलेट होनी चाहिए, अब क्यों ये सारों ने जोर लगाया कि सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए? ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है। तो पहले ये आइन के खिलाफ नहीं थी जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया था। इन्होंने सेनेट के अंदर ये बिल एक निकाला हुआ था, ये एक फोरम के अंदर इन्होंने तब भी कहा हुआ था कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। तो मैं आज अपनी कौम के सामने ये रखता हूँ कि ये क्या हुआ, ये आपने समझना है। हुआ ये कि ये जब से हमारी हुकूमत आई है, सबसे इनको जितने भी ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्ट लोग थे और इनके लीडर्स, इन सबको खौफ हो गया कि क्योंकि ये इमरान खान ने अपनी पूरी करप्शन के ऊपर कैंपेन की हुई है, अब ये कहीं हमारे करप्शन के केसेस के ऊपर आगे ना बढ़े। और ये मैं आपको याद करा दूं कि करप्शन के केसेस इनके पुराने हैं, ये करप्शन हमने नहीं केसेस बनाए, ये इनके दौर के केसेस बने हुए हैं। हमारे दौर में तो सिर्फ कोई 5% भी केसेस नहीं होंगे, सारे पुराने थे। तो ये तब से सब इकट्ठे हो गए। और मैंने पहले दिन भी जब मैं गवर्नमेंट में आया, मैंने पहले दिन कहा अपने पहले खिताब में कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब जमहूरियत के नाम पे शोर मचाएंगे। APDM, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये जमहूरियत के नाम पे सब सारे एक ही इनका इंटरेस्ट होगा, मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालो कि मैं हाथ खड़े करके कहूँ जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने किया था, इनको NRO दे दूँ, इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दूँ। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले कोशिश की ब्लैकमेल करने से पहले दिन से कि जी इलेक्शन खराब है, फिर उन्होंने उसके ऊपर कोरोना के ऊपर पूरी कोशिश की। फिर जब फैटफ का बिल आई, इधर आपने समझना है फैटफ का बिल क्या था। फैटफ का बिल ये था कि इनके दौर में हमें एक इंटरनेशनल जो एक इदारा है फैटफ, उसके अंदर हमें
گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو وہ فیٹف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے۔ بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے؟ ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے۔ سینکشنز کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو صرف میں آسان زبان میں سمجھا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا، اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے جو چیز آپ باہر سے منگواتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے، جس کے اندر تیل ہے، بجلی ہے، کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر آدھی بنتی ہے، پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں، پھر دالیں ہیں وہ 70% باہر سے، پھر گھی باہر سے آتا ہے، گندم بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی، تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے ٹرانسپورٹ سب مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کی یا تو غربت پھیلنی ہے۔ تو ہم فیٹف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے، جو فیٹف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹف کا، ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک NRO کا ایک دے دیا جی کہ جی یہ نیب کے یہ چینجز کریں، مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں، تب ہم فیٹف کا بل سائن کریں گے۔ فیٹف ملک کے لیے، نیب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ صرف اور صرف کہنے کی کوشش، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دیں کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو NRO دیں۔ اب آپ سمجھے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اور اب کیوں سب اکٹھے ہو گئے؟ سپریم کورٹ میں جا کے سب نے اکٹھے زور زور سے کہا کہ نہیں جی ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے، خفیہ بیلٹ چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گیلانی کا، اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا، پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز توڑیں، ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں، اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ختم ہوگی، اور میجورٹی ختم حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے، لیکن جب یہ ایک دفعہ آ جائے کہ جی عمران خان کے ممبر ادھر جا سکتے ہیں، ان کے ممبر زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی ہمارے ممبرز ان کے ساتھ چلے گئے، اس کا مطلب کہ اگلا سٹیپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے اوپر لٹکائیں، مجھے بلیک میل کریں کہ میں کسی طرح ان کو NRO دے دوں۔ آج سے 55 سال پہلے پاکستان کی مثال دی جاتی تھی دنیا میں، ہمیں فخر ہوتا تھا، پاکستان کا دنیا کے اندر ایک رتبہ تھا۔ ہمارا جب یہاں سے پریزیڈنٹ باہر گیا تو اس کو ایئرپورٹ پہ امریکن پریزیڈنٹ ملنے آیا، یہ اور بھی چھوڑے، یعنی ہماری ہر طرح ایک ملک میں ایک ہوپ تھا، اوپر جا رہے تھے ہم۔ تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا، اور جو 1985 کے بعد اس ملک میں تباہی مچی، جب سے کرپشن یہ آسمانوں پہ گئی، نان پارٹی بیس الیکشن ہوا تھا، آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ ایک ایسا جسے ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں، جس کے بعد ہماری تقدیر بدلی، جس کے بعد کرپشن بڑھنی شروع ہوئی پاکستان میں، جس وقت پالیٹکس کے اندر پیسہ چلنا شروع ہوا۔ یہ یاد رکھیں 1985 تھا وہ۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ پیسہ اقتدار میں کیوں آ رہے ہیں جی؟ بزنسز چلانے کے لیے۔ پرائم منسٹر بن رہا ہے تو فیکٹریاں بننی شروع ہو گئی، پرائم منسٹر بننا ہے تو بزنس مین بننا، 7 وزیروں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا۔ 85 کے بعد ہمارا ملک جانا شروع ہوا نیچے۔ اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے اندر میں آپ کو فرق بتاؤں، میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں، اور آہستہ 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 ہم نے چینج دیکھا یہ آتے ہوئے۔ میں اس لیے پالیٹکس میں آیا تھا، اور میرا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں میں نے تو بہت اپنا وقت باہر کی دنیا میں گزارا ہے، میں نے مغربی ممالک دیکھے ہیں، میں نے انگلینڈ کے اندر ان کے سارے سسٹمز دیکھے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ملک اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا ملک سارے وسائل کے باوجود نیچے آ جاتا ہے؟ وہ ہے لفظ انصاف، قانون کی بالادستی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کس چیز پہ رکھی تھی؟ عدل اور انصاف پہ۔ انہوں نے جب کہا تھا، اور وہ اچھا یہ ہے کیا انصاف؟ قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں سب نوجوان آپ سب سمجھیں۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی برابر ہو، قانون ان سے ایک طرح کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئی، جو طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون، وہ قومیں تباہ ہو جاتی۔ یہ آپ کو آج میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری سٹرگل ہے کیا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، جب طاقتور کو ایک ملک کا قانون اس کو پکڑتا نہیں ہے، جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ ملک اپنی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
वो क्यों चला जाता है, मैं ये भी आपको समझा। लेकिन छोटे चोरी करते हैं, गरीब आदमी चोरी करता है, पटवारी चोरी करता है, थानेदार, वो पैसे बनाते हैं, तंग होते हैं लोग। लेकिन जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर चोरी करता है तो वो एक मुल्क को मकरूज करके रख देता है। वो कैसे करता है? मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, सारे जितने मेरे जेल में चोर भरे हुए हैं, इनकी सारी चोरियां इकट्ठी भी कर दो, वो कितने की बन जाएगी? 2, 3, 4 अरब, 5 अरब, 6 अरब। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर मैं अरबों रुपया बना सकता हूँ। कैसे? मैं पावर प्रोजेक्ट लगाऊं, और यहाँ हुआ ऐसे, पावर प्रोजेक्ट लगाता हूँ 100 अरब का, वो होता है उसकी कीमत 100 अरब, मैं उसे कहता हूँ 130 अरब कर दो। 30 अरब सीधे मेरे बाहरी मुल्क से बाहर ही चले जाते हैं, मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। अब वो जो 30 अरब, सबसे पहले तो सारे मुल्क के चोर मिला के भी 30 अरब चोरी नहीं करते। वो जो जेलों में बेचारे हैं, मुश्किलों में, कोई बेरोजगार है, कोई 100 मसले होते हैं आम आदमी के। कई तो होते भी चोर हैं, लेकिन कई बेचारे मजबूर भी होते हैं, वो तो जेलों में है। सीधा बैठ के 30 अरब एक डील में मैं बना सकता हूँ। और अच्छा, उसकी कीमत कौन अदा करता है? आप अदा करते हैं। वो कैसे अदा करते हैं? क्योंकि जो 130 अरब का जब प्रोजेक्ट बन जाता है, उसका जो बिजली की कीमत है वो ऊपर चली जाती है। आप अगर कहीं पता चलवाएं कि वही प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं वो कितने पे लगे हैं, और जो वही प्रोजेक्ट बाहर कहीं बिजली के लगे हैं उनकी कितनी कीमत है, तो उसकी कौन कीमत अदा करता है? कौम अदा करती है। कौम मकरूज हो जाती है। सारी तीसरी जिनको कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, गरीब मुल्क, आप सारी एक एक मुल्क का आपको बता सकता उनकी गुर्बत का सबब क्या है। वहाँ उनके भी प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठे हैं, वजीर बैठे हैं, वो भी मुल्क का पैसा चोरी करते हैं। फिर उनको मजबूरी बाहर भिजवाना पड़ता है, क्योंकि मुल्क में नजर आ जाएगा ना पैसा, इसलिए वो फिर बाहर, ये जिस तरह ये चीनी वाला और ये पापड़ वाला, इनके नाम पे बाहर इसलिए भिजवाने पड़ते हैं पकड़े ना जाए। अब जब वो पैसा बाहर जाता है, वो दुगना मुल्क को नुकसान हो जाता है। आपको पता है, एक यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरा समझें कि इस मुल्क से ये थोड़े से जो मिलके ये जो बड़े बड़े मुजरिम हैं कर क्या रहे हैं आपके मुल्क से। ये हमारे मुल्क में नहीं सिर्फ हो रहा, ये गरीब मुल्कों में सब में यही कहानी है। जो एक इदारा है उसको कहते हैं फैक्टाई, ये यूनाइटेड नेशंस का इदारा है। ये क्या करता है? ये पूरी तरह रिसर्च करता है कि गरीब मुल्कों से पैसा अमीर मुल्कों में कितना पैसा जाता है, या ऑफशोर अकाउंट्स में कितना जाता है, या बड़े बड़े लंदन और न्यूयॉर्क में बड़े बड़े गरीब मुल्कों से लोग जो घर खरीदते हैं, वो इसकी सर्वे करता है। उसके मुताबिक हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में जाता है, ऑफशोर अकाउंट्स में जाते हैं। ये फैक्टाई की रिपोर्ट है। आपको पता है हमारा सारा 22 करोड़ लोगों का बजट कितना है? मुश्किल से 60 अरब है। हम 22 करोड़ लोग जो हैं, हमारा सारा बजट 60 अरब है। तो 1000 अरब गरीब मुल्कों से जाता है। एक 10 साल पहले रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग होकर मुल्क से बाहर जाता है। तो ये हो क्या रहा है? गरीब मुल्कों से पैसा जा रहा है अमीर मुल्कों में, गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं, गरीब मुल्कों और अमीर मुल्कों में फासले बढ़ते जा रहे हैं। गरीब मुल्क जो पैसा उनका उधर खर्च हो ताकि रोजगार मिले तो स्कूलों पे चले, या वहाँ वो उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो पैसा मुल्क से बाहर चला जाता। तो जो प्राइम मिनिस्टर और वजीर जब करप्शन करते हैं, वो मुल्क को मकरूज कर देते हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं। वो कर्जे उतारने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं, टैक्स से महंगाई होती है, महंगाई से गुर्बत होती है। दूसरा, जब वो डॉलर बाहर भेजते हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, जब रुपया गिरता है बाहर से सारी चीजें फिर महंगी हो जाती है। तो ये जो मेरी स्ट्रगल है, इसका मकसद क्या? क्योंकि मैंने तो दुनिया में देखा हुआ था, जो अमीर मुल्क स्विट्जरलैंड जो मैंने देखे हैं, उन सारों के अंदर कानून की बालादस्ती का मतलब ताकतवर कानून के नीचे है। हमारे मुल्क में आपने तमाशा देखा, जनरल मुशर्रफ, इतनी ताकत उसके पास, फौज उसके नीचे, अदलिया उसके नीचे, ऑपोजिशन वो नहीं। उसने प्रेशर में आके इन दोनों पार्टीज को एनआरओ दे दिया।